आज हम पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेट देखेंगे। पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेट में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पर्पस और इम्पोर्टेंस में कि आपको ज़रूरी क्यों है एज ए एस्टिमेटर और एज ए सिविल इंजीनियर इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ना और एस्टिमेट को जानना। एज ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप वर्क करते हैं तो एज ए एस्टिमेटर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना चाहिए, आज हम उनको देखेंगे। और एज ए एस्टिमेटर जॉब आपकी का प्रीशियस जॉब है आपकी, या आपको एज अकाउंटिंग भी आपको ध्यान रखना है कि भी पूरा प्रोजेक्ट का जो कॉस्टिंग है वो आपकी ही रिपोर्ट पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपने कुछ गलत मिस्टेक कर दी तो हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाए या बढ़ जाए, तो उससे पूरा जो प्रोजेक्ट वो फ्लक्चुएट हो सकता है। इसमें हम लोग एस्टिमेटिंग के अंदर हम लोग जो जॉब के रिगार्डिंग बात करूँगा मैं, तो जॉब एज एस्टिमेटर भी बहुत सारी है मार्केट में। ऐसे बिलिंग इंजीनियर हो गया है या छोटे मोटे जो एमबी वगैरह पे जो वर्क करते हैं वो सब लोग। तो आइए हम लोग हमारे आज की पीपीटी शेयर करता हूँ मैं आपको। उसके पहले मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। आई होप मेरी पीपीटी आपको शेयर की। मैंने बताया आज का टॉपिक जो है हमारा पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेट। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा तो थोड़ा सा देखिएगा, शेयर एंड तक जाइएगा इसको। टुडेज लेक्चर वी आर कवर इज कॉस्ट एस्टिमेटिंग एंड आर्ट ऑफ साइंस। व्हाट इज एस्टिमेट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ एस्टिमेटर, व्हाट इज द एस्टिमेटर मस्ट नो, the components of an estimate and the possible sources of errors in cost estimates। तो ये सब बेसिक हमको ये जानना जरूरी है कि कॉस्ट एस्टिमेटिंग एक आर्ट है या साइंस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉस्ट एस्टिमेटिंग एक आर्ट है या एक साइंस है। तो मैं बात करता हूँ, आर्ट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट इन अ मैनर that affects senses and emotions। it involve imagination and creativity। जैसे कि हम लोग डेफिनेशन जा सकते हैं कि आर्ट एक ऐसी चीज होती है जो किसी की बिल्ड कैपेबिलिटी को, जो क्रिएटिविटी को डिफाइन करता है। और साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू गैदरिंग नॉलेज एंड डाटा बेस्ड ऑन अ लॉ एंड थ्योरीज। साइंस क्या है? साइंस एक ऐसी टेक्निक्स है जो लॉ और स्टैंडर्ड कोड्स वगैरह पे डिपेंड होती है। उसके बिहाफ पे हम लोग इस दोनों को मर्ज करेंगे तो वो बन जाता है वो एस्टिमेट। क्योंकि एस्टिमेट क्या है? आपकी बिल्डिंग जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसकी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी और वो प्लानिंग जो की है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। और दूसरा, ड्यूरिंग आपको ये ध्यान रखना है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कि उस कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगेगा, कितना अमाउंट लगेगा। एज ए टेक्निकल आईएस कोड क्या कहते हैं उसको लेके चलते हुए, तो मैं बोलूँगा जो एस्टिमेट है हमारा वो दोनों है, साइंस पे भी डिपेंड है वो, आर्ट पे भी डिपेंड है। तो आपको एज ए इंजीनियर आपको आर्टिस्टिक फॉर्म में साइंटिफिकली सोचना रहेगा। व्हाट इज एन एस्टिमेट? एन एस्टिमेट involves calculating the cost of construction work on the basis of probabilities। तो एस्टिमेट क्या है? कॉस्ट निकालने की प्रोसीजर होती है कंस्ट्रक्शन की जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड रहती है। प्रोबेबिलिटी कैसे डिपेंड रहेगी? आपको सिर्फ आकलन करना है कि इसकी कॉस्ट इतनी आएगी, तो ये एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हो जाता है। अगर मैं बात करूंगा डिटेल एस्टिमेट की या एग्जैक्ट एस्टिमेट, तो वो तो वर्क जब कंप्लीट होता है तभी आता है हमारे पास। पर आपको उसके पहले एक प्लानिंग को देखते हुए अपने एस्टिमेट को आपको विजुलाइज करना है और उस प्लानिंग को आपको जो उसका एग्जीक्यूशन कितना अमाउंट लगेगा वो आपको निकालना है। Two activity are undertaken when carrying out a cost estimate। दो एक्टिविटी बेसिकली इसमें कैरी होती है। पहली होती है मेजरमेंट और दूसरा होता है प्राइसिंग। तो मेजरमेंट कैसे रहेगा? ऑल मेजरमेंट आर अप्रोक्सीमेट। जैसे मैंने बताया आपके पास जो बिल्डिंग प्लान आया है, वो बिल्डिंग प्लान जैसे आपके पास आया तो आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि उसमें एग्जीक्यूशन कितना अमाउंट लग चुका है या ऐसा कुछ हो चुका है। आपको ये पहले विजुलाइज करना पड़ेगा कि उसमें कितना अमाउंट लगेगा या लगेगा, मतलब आपको ऐसा देखना पड़ेगा उसमें कितनी लेवल लगेगी, कितना अमाउंट लगेगा और कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा। या आपको सब अप्रॉक्सीमेटली आपको उसमें एज्यूम करना है और उसमें आपको थोड़ा सा समय उसमें मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा। 5 to 10% की आपको अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस बैठते हैं तो वो प्रोजेक्ट कॉस्ट इतनी हाइक हो जाएगी। देन प्राइसिंग की बात करूंगा मैं, द डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज even greater because of the difficulty in predicting all probabilities of item such as labor productivity and site conditions। तो प्राइसिंग क्या होती है? प्राइसिंग बेसिकली डिपेंड होती है लेबर प्रोडक्टिविटी पे, आपकी लेबर किस तरह से काम कर रही है, और दूसरा साइट कंडीशंस वगैरह पे डिपेंड होती है। प्राइसिंग जो दो चीजों पे डिपेंड होगी आपकी, एक तो लेबर प्रोडक्टिविटी पे और दूसरा साइट कंडीशंस पे।
और एस्टिमेट की बात करूंगा मैं, तो एस्टिमेट बेसिकली हमारे क्लासिफाई होते हैं 4-5 वेराइटी से। मतलब आपको जो एस्टिमेट बनाना रहेंगे, आपको 5 पॉइंट इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है। पहला जो हमारा पॉइंट है आपका, वो रहेगा आपका मटेरियल कॉस्ट हो गया है, लेबर कॉस्ट हो गई, इक्विपमेंट कॉस्ट हो गई, ओवरहेड कॉस्ट हो गए और प्रॉफिट्स हो गए। तो हम लोग इस पॉइंट को आगे ब्रीफ में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कैसे क्या ये पॉइंट्स वेरी करते हैं। उसके पहले पर्पस हम देख लेते हैं कि पर्पस ऑफ एस्टिमेट क्या है हमारा। So the purpose of estimating is to forecast the cost required to complete a construction project in accordance with the contract plan and specifications. तो purpose की बात करेंगे हम लोग, तो purpose क्या है, हमको किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालना और उसको एग्जीक्यूट करना स्पेसिफिकेशन के साथ में। तो क्या होता है, एग्जीक्यूट करवाना स्पेसिफिकेशन के साथ में, दैट्स कॉल्ड द एस्टिमेटिंग। There are two distinct tasks in estimating: to determine the probable real cost of the project and to determine the probable real time to build the project। आपको इसमें दो कॉस्ट बेसिकली निकालना रहती है। पहली कौन सी रहती है कि आपको कितना कॉस्ट लगेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और दूसरा क्या रहेगा उसमें आपको कितना एग्जैक्टली उसमें समय लगेगा, टाइम जिसको बोल सकता हूँ मैं, रियल टाइम आपको कितना रहेगा उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में। तो हमको ये चीज, इसमें दो चीज ध्यान में रहती है पर्पस के अंदर। इसके अलावा द ट्रू वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विल नॉट बी नोन अंटिल द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड एंड ऑल कॉस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड। अब मैं एक्चुअली ये कह सकता हूँ, जब आपको डिटेल्ड वैल्यू चाहिए, तो डिटेल्ड वैल्यू जब तक नहीं आ सकती जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो नहीं चुका हो, उसके साथ साथ उसके जो टाइम ड्यूरेशन उसका कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो तो एग्जैक्ट निकलेगा। पर अभी तक जो हम इसके पहले प्लानिंग के पहले हम जो निकालते हैं, जितने भी एस्टिमेट निकालते हैं, वो अप्रोक्सीमेट रहते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन वो होता है डिटेल एस्टिमेट। Therefore, the estimator does not establish the cost of the project. He simplify establish the amount which the contractor will receive from for contracting the project. तो एस्टिमेटर क्या है, वो कॉस्ट तो निकालता ही है, इसके साथ में वो ये भी निकालेगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्टर को कितना अमाउंट उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में निकले मिले विद द प्रॉफिट। अब एज ए एस्टिमेटर आपका रोल जॉब क्या है, मतलब एज ए एस्टिमेटर आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है बेसिकली। रोल जॉब इसलिए कह सकता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको ये विजन और मिशन होते हैं एक एस्टिमेटर के। द एस्टिमेटर जॉब इज टू प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट। एज ए एस्टिमेटर आपको बिल्डिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकते हैं, आपके पास ट्रंकी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मास बिल्डिंग्स हो गई, डैम्स हो गए और मॉल्स हो गए वगैरह वगैरह, ब्रिज हो गया, ये सब के आपको एस्टिमेट बनाने आ सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ द एस्टिमेट। द सक्सेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ दिस एस्टिमेट्स। तो सक्सेस की बात करूँगा कॉन्ट्रैक्टर की, तभी डिपेंड हो पाएगी कि अगर आपने जो एस्टिमेट करा है वो प्रॉपर आपने एस्टिमेट करा। हो सकता है आपने कुछ चीज़ें मिसिंग कर दी हो, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बियर करना पड़ेगी। The estimator's success will be based on his previous experience and knowledge of the construction industry. तो एस्टिमेटर का जो सक्सेसफुल जॉब जो कह सकता हूँ, अगर उस एस्टिमेटर को प्रॉपर उसको अगर नॉलेज रहेगा और उसको एक्सपीरियंस रहेगा उसकी जॉब का, तो वो इजीली सक्सेस हो सकता है। अ कॉन्ट्रैक्टर और एस्टिमेटर लैकिंग दिस एक्सपीरियंस मे ओवर और अंडर एस्टिमेट हिज प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो कॉन्ट्रैक्टर और एस्टिमेटर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और एस्टिमेटर लैकिंग दिस एक्सपीरियंस मे ओवर, तो क्या होता है अगर कॉन्ट्रैक्टर एज ए एस्टिमेटर अगर आप वर्क करेंगे विदाउट आप टेक्निकल चीज को, हो सकता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो अप डाउन हो सके। इन आइदर केस दिस कुड इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ दिस कंपनी इफ कॉस्ट आर टू हाई और इफ कॉस्ट आर टू लो। अगर आप अपनी जब एस्टिमेट बना रहे हैं और उसमें आपने कुछ आपने कॉस्ट कुछ ज़्यादा हाई रख दी है, तो भी आप कंपनी लॉस में चल जाएगी, और आपने कुछ ज़्यादा लो करी तो भी आपकी कंपनी लॉस में चल जाएगी। ऑल कॉस्ट डाटा इज एक्वायर्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। जितने भी हम कॉस्ट निकालते हैं ये सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमको ही मिलती है। इफ एन एस्टिमेटर डज नॉट हैव कॉस्ट डाटा फ्रॉम हिज ऑन एक्सपीरियंस, ही मस्ट कॉस्ट डाटा फ्रॉम हिज प्राइस बुक एंड हैंडबुक। अभी प्राइस बुक एंड हैंडबुक क्या होती है, हर डिपार्टमेंट की, हर लोकल रीजन की एक CSR होती है, या बोलता हूँ मैं शेड्यूल ऑफ रेट होते हैं, SOR होता है। कॉस्ट शेड्यूल रेट बोल सकता हूँ, या मैं फिर बोल सकता हूँ तो उसे बोल सकता हूँ मैं शेड्यूल ऑफ रेट। तो वो बेसिकली डिपेंड होता है इन दो चीज़ों पे। तो अगर आपको मार्केट की लोकल रेट नहीं पता हो तो आप डायरेक्टली बुक भी प्रीफर कर सकते हैं, और उस बुक को प्रीफर करते हुए आप उस रीजन में उस कंस्ट्रक्शन करने में कितना टाइम लगेगा आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। इसके बाद जो एस्टिमेटर का जॉब, आपको एज एस्टिमेटर ये भी ध्यान रखना है कि आपकी साइट कंडीशंस क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, कि मटेरियल लाने करने में आपको कितना समय लग रहा है, सब सरफेस और सॉइल कंडीशंस क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब सरफेस क्या है वहाँ का, टाइम सीजन क्या है, टाइमिंग कितना है उसका, एग्जैक्ट टाइमिंग है या नहीं है,
क्लाइमेट कंडीशंस भी आपको ध्यान रखना है, बारिश है, गर्मी है, धूप है, बर्फ है वगैरह वगैरह। वेजेस इंक्रीमेंट, अगर आपको हाइक हो रही है आपकी कॉस्ट की, जैसे भी कोरोना कॉल में जो वेजेस इंक्रीमेंट बहुत सारे हो गए हैं और एग्रीमेंट्स भी बहुत हुए हैं कि हम इतने ड्यूरेशन में काम कर पाएंगे वगैरह, ये सब आपको ध्यान रखना है। स्ट्राइक्स, आपको लोकल जो हड़ताल होती है वगैरह, ये आपको ध्यान रखनी है कि उसमें आपका प्रोजेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा है। मार्केट प्राइस ऑफ बेसिक मटेरियल, आपको मार्केट प्राइस पे आपको ध्यान रखना है बेसिक मटेरियल की। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, आपके सोर्सेस क्या है उस फंड को उस प्रोजेक्ट को करने के। डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन, उस जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसकी डिमांड क्या है और उसका आउटपुट क्या है। एज ए एस्टिमेटर आपको ऐसा अपने कंपनी को या आपको रिपोर्ट सबमिट करना रहेगी। ही मस्ट नो थ्रो नॉलेज ऑफ हिज बिल्डिंग ट्रेड। एज एस्टिमेटर आपको पूरा जो नॉलेज होना चाहिए बिल्डिंग की, एक प्रॉपर्टी का, कंपोनेंट्स का, कहाँ पर किसके बाद कौन सा कंपोनेंट आता है। ही मस्ट बी एबल टू रीड प्लान्स, नोट्स एंड अंडरस्टैंड द स्पेसिफिकेशंस। अब क्या होता है, बहुत सी बार ऐसे क्रिटिकल ड्राइंग्स हो जाती है जो एस्टिमेटर को समझ में नहीं आती, पर एज एक्सपीरियंस अगर आपके पास रहेगा, अगर आपने वर्क किया होगा थोड़ा बहुत, तो आप उस ड्राइंग को इजीली समझ सकते हो और पढ़ सकते हैं। He must through understanding the building codes in the area where the building projects is to be constructed. तो एज ए एस्टिमेटर आपको बिल्डिंग कोड्स भी आपको पता होना चाहिए जहाँ पर आपकी बिल्डिंग बन रही है। He must have a thorough understanding of construction material. आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये एस्टिमेट में मेरे को ये क्वांटिटी, अगर आप इसकी अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकालेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपको कहाँ पर कौन सा मटेरियल आपको लगाना है। तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये मटेरियल महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, तो आपको ये चीज़, ये इस पर ध्यान रखना है। Then he must keep with the development of a new construction product and materials. तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि आपके मटेरियल की कॉस्ट, आपकी मटेरियल की कॉस्ट कैसे क्या आ रही है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या रही है। To keep current, he should frequently visit trade show and subscribe to building magazines. To keep current, he should be frequently visit trade show and subscribe the building magazines. तो आपको करंटली अगर मटेरियल के बारे में जानकारी हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो करंटली मैगजीन्स निकलती है, ट्रेड शोज होते हैं, उसमें रेगुलर जाएं और आप उससे अपडेट रहें कि मार्केट में मटेरियल की कॉस्ट और क्या चल रही है। He has to possess some basic mathematical abilities. आप उसको कुछ बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटीज भी होना चाहिए कैलकुलेशन करने की, कि वो इजीली कर पाए। Finally, he must project labor costs and changes. The estimator must realize the labor costs may vary in different geographical area of the country. He must also realize and project in estimate future increase in labor costs and because of upcoming event. बहुत सी बार क्या होता है, समय के साथ आपकी लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर आप प्रोजेक्ट बढ़ाते जा रहे हैं 1-2 साल के ऊपर, तो आपकी समय के साथ आपकी लेबर कॉस्ट भी वगैरह बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपको एज एस्टिमेटर आपको ध्यान रखना है। द कंपनी ऑफ एन एस्टिमेट, कंपोनेंट्स ऑफ द एस्टिमेट की बात करूंगा मैं, जो मैंने पहले लास्ट में छोड़े थे। कंपोनेंट्स ऑफ एस्टिमेट, पहला हो गया मेरा मटेरियल, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा हो गया इक्विपमेंट्स और देन ओवरहेड एंड देन प्रॉफिट। तो हम लोग ये 5 कंपोनेंट्स हमको ध्यान रखना रहेंगे। तो पहला जो मटेरियल रहेगा, द एस्टिमेटर मेक्स अ टेक ऑफ ऑल द डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड ऑन द प्रोजेक्ट फ्रॉम द प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो एज अ प्लान जैसे आपके पास आया है, एज ए एस्टिमेटर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा मटेरियल आपका लग रहा है। उसके बाद एज लेबर की बात करूंगा, द एस्टिमेटर एस्टिमेट द और नीडेड टू डू द रिक्वायर्ड वर्क देन मल्टीप्लाई बाय द अप्रॉक्सीमेट वेजेस। आपको एज एस्टिमेटर कितनी लेबर क्या काम में लगेगी आपको ये पता होना चाहिए और उसमें कितना वेजेस लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टोटल करके आप उसका लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। देन इक्विपमेंट्स की बात करेंगे हम लोग, तो हमको ये पता होना चाहिए कौन सा कंपनी के पास रेंटल इक्विपमेंट्स है, कौन सा खुद के इक्विपमेंट्स है, कौन से इक्विपमेंट डेड साइट पे लगेंगे इरेक्शन के लिए, डिसमेंटलिंग के लिए, आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। देन ओवरहेड की बात करेंगे, तो ओवरहेड जो चार्जेस होते हैं, ऑफिस का खर्चा होता है, आपके ट्रेवल अलाउंसेस होते हैं, आपके लेबर कॉस्ट होती है, चौकीदार खर्चा होता है, पानी का खर्चा होता है वगैरह वगैरह, ये आपको ओवरहेड कॉस्ट में जोड़ना चाहिए। प्रॉफिट की बात करेंगे तो भी कोई भी हम प्रॉफिट लेके चलते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, तो हम 6 से 15% उसको लेके चलते हैं। जैसे कि स्मॉल प्रोजेक्ट की बात करूँगा तो 15%, मीडियम प्रोजेक्ट की बात करूँगा तो 12%, लार्ज प्रोजेक्ट की बात करूँगा 10%, और अगर वेरी लार्ज प्रोजेक्ट हो तो 6 से 8% का उसका प्रॉफिट का रेशियो उसमें रहता है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, एज एस्टिमेटर क्या क्या गलती कर सकते हैं हम भी वो भी देख लेते हैं। मिस्टेक इन मटेरियल टेक ऑफ, आपने मटेरियल कुछ गलत ले लिया हो, एक ये बड़ी गलती हो सकती है आपसे। इसके बाद आपका हो सकता है एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड मटेरियल फ्रॉम क्वांटिटी शीट्स टू समरी शीट, अगर आपने कुछ मटेरियल शीट से आपने क्वांटिटी शीट में चढ़ाने में गलती कर दी हो।
मिस्टेक इन एस्टिमेटिंग द लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर, अगर आपने कोई लेबर टाइम निकालने में गलती कर दी हो। एरर इन एस्टिमेटिंग ऑनली वेजेस ऑफ लेबर, अगर आपने एरर निकालने में कर दी, जैसे कि जो जितना समय लग रहा हो उससे ज़्यादा समय आपने कैलकुलेट कर दिया या कम समय करा, तो उसके बिहाफ पे भी आपकी कॉस्ट को वेरी हो सकता है। देन फेलियर टू अलाउ फॉर राइजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, अगर आपकी कॉस्ट है आप उसको राइजिंग वो राइज हो रही हो, उस कॉस्ट को आप इनबिल्ड करना भूल गए हो, तो उसकी आप वो भी आपके एरर है एज एस्टिमेट, उससे आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत सारी अप डाउन हो सकती है। फेलियर टू अलाउ फॉर डिले ब्रेकडाउन ऑफ मशीन एंड एक्ट ऑफ गॉड्स, जैसे कि मशीन खराब हो गई हो या फिर आपका कुछ क्लाइमेटिस आ गई हो, नेचुरल अर्थक्वेक आ गया हो, फ्लड आ गया, तो वो सब आपको एक प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर इनबिल्ड रखना पड़ेगा। उस दौरान क्या रहेगा, आपके जॉब के जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको आपको सैलरी वगैरह उसको मेंटेनेंस वगैरह सब देना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ उसमें मेंटेन रखना रहेगा। मेकिंग नो प्रोविजन टू हैव एस्टिमेट चेक, उसमें कोई आपको सुपरविजन नहीं करा हो या सुपरवाइजर नहीं आया हो उसको चेक करने के लिए। और इनसफिशिएंट अलाउंस फॉर ओवरहेड, आपने उसमें ओवरहेड चार्जेस में नहीं इनबिल्ड करा हो, और ओमिशन ऑफ द प्रॉफिट, और आपने उसमें प्रॉफिट उसमें इनबिल्ड नहीं किया हो, तो ये सब एक एस्टिमेट आपका फॉल्ट रहेगा। आगे मैं वीडियो इस तरह के एस्टिमेट बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।